नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षण विधियों से 20 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आने वाली जो रीट का जो एग्ज़ाम होगा, आने वाली जो भर्ती में रीट प्री हो या रीट मेंस की बात हो, दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए आपके देखो दोनों ही एग्ज़ाम में बाल विकास और शिक्षण विधियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी। तो देखिएगा, बिल्कुल नए प्रश्नों सहित आप अपनी तैयारी यहाँ पर रेगुलर कर सकते हैं। शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? रक्षात्मक युक्तियाँ, अवधान प्राप्ति, प्रत्यक्ष बाधा निवारण या लक्ष्यों का विश्लेषण। तो देखिएगा, प्रश्न 1 में आपसे ये डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि तनाव को कम करने के लिए यदि कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है, तनाव का शिकार है, तो अचेतन मन का प्रयोग कर रहा है। और जब अचेतन मन का प्रयोग हम तनाव को कम करने के लिए करते हैं तो फिर इसी को रक्षात्मक युक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्षात्मक युक्ति, जिसके अनेक प्रकार है, जिसके उदाहरण हैं जैसे दमन है, या फिर आपके प्रतिगमन है, या फिर आपके आक्रामकता है, या फिर शमन है, या विस्थापन है। बहुत सारे इसके नाम अलग अलग होते हैं साथियों, या फिर क्षतिपूर्ति है इत्यादि। तो बिल्कुल आपके पहला विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न को देखने से पहले जो एक टेलीग्राम पे मैंने सूचना डाली थी कि लेवल 1 की जो पिछली भर्ती है उसकी लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ 25 या 26 तारीख को आने वाली थी। लेकिन साथियों, ये कट ऑफ 25-26 को ना करके 1-2 दिन और आगे बढ़ चुकी है। तो यूँ मान के चलिए सोमवार को, मतलब कल शाम तक पूरी संभावना है। वैसे रिजल्ट तैयार किया जा चुका है, तो सोमवार शाम तक L1 की फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, मतलब रिजल्ट आ जाएगा। जिन जिनका सिलेक्शन होगा उनको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं फाइनल सिलेक्शन के लिए। और लेवल 2 का भी जो आपके सितंबर का जो फर्स्ट वीक रहेगा, या 10 सितंबर तक मान के चलिए, आपके भी लेवल 2 वालों का भी जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा साथियों। तो अभी से सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हुआ, तो देखो मेहनत करने वाले भी बच्चे बहुत ज़्यादा थे और पद वैसे ही कम होते हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल रेगुलर मेहनत करनी है। और इस बार नहीं हुआ तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए साथियों, निश्चित रूप से अगली बार सिलेक्शन जरूर होगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा ग्रहण कर अत्यधिक धन अर्जित करना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना, छात्रों को साक्षर करना और बालकों का संपूर्ण विकास करना। तो देखो यार, 2 बार टाइपिंग हुआ है विकास शब्द। देखो, शिक्षा का उद्देश्य पूछा गया है। अगर हम देखें तो सिर्फ साक्षर करना या फिर अत्यधिक धन अर्जित करना, ये तो फिर गलत हो जाता है। दूसरा, तीसरा है चौथा। अब इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वो कहाँ पर दिया गया है? चौथे नंबर पर। क्योंकि साक्षर करना और मानसिक योग्यता का, और भी तो दूसरी भी योग्यताएं होती है, वो भी शिक्षा के उद्देश्यों में आ जाती है। तो ये संपूर्ण विकास करना, ये जो है ये बेस्ट आंसर रहेगा साथियों। तो बालकों का संपूर्ण विकास करना ही आपके शिक्षा का उद्देश्य है। चौथा विकल्प दूसरे प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक व्यवहार परक विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान है, या एक मानकीय विज्ञान है। तो देखो, जो कथन आपको ऐसा लगता है कि भाई ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है, वो आपको तीसरे प्रश्न में देखना है। बिल्कुल व्यवहार परक भी है, धनात्मक या सकारात्मक भी है, दोनों ही है। अब सामाजिक विज्ञान या मानकीय विज्ञान, तो मित्रों शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये मानकीय विज्ञान नहीं है साथियों, क्योंकि मानकीय विज्ञान में अधिकतर चीजें कल्पनाओं पर आधारित होती है। तो चौथा विकल्प आपके जो है प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? देखो, व्यवहार परिवर्तन, ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धि का विकास या धनोपार्जन। तो हम कुछ विकल्पों को हटा सकते हैं। भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो धनोपार्जन नहीं होगा, बुद्धि विकास, ज्ञान प्राप्ति या व्यवहार परिवर्तन। इन तीनों ऑप्शन में हमारे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो दिए गए विकल्पों में से हम देखो एक ऑप्शन और हटा सकते हैं। अब ज्ञान प्राप्ति और व्यवहार परिवर्तन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है। तो साथियों देखो, बिल्कुल भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या रहेगा?
व्यवहार परिवर्तन। सिर्फ ज्ञान प्राप्ति ही नहीं, भाई ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन उससे व्यवहार में तो कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ ज्ञान के अनुसार, तो फिर वो नहीं रहेगा। इस वजह से पहला विकल्प आपके चौथे प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 को, आर्मी अल्फा परीक्षण उदाहरण है। बुद्धि से संबंधित प्रश्न है ये। शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण या अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो भाई पहली चीज तो आर्मी अल्फा परीक्षण जो है ये अशाब्दिक नहीं था बल्कि कैसा था, शाब्दिक था साथियों। ठीक है, अब ये वैयक्तिक मतलब जिसमें एक बार में एक व्यक्ति पर बुद्धि मापन करे, और सामूहिक मतलब एक बार में कई व्यक्तियों की बुद्धि का मापन करे। तो बिल्कुल आर्मी अल्फा परीक्षण में मित्रों अमेरिकी सैनिकों के ऊपर ये परीक्षण किया गया था, शाब्दिक था, और एक साथ कई सैनिकों के ऊपर ये परीक्षण किया गया तो सामूहिक हुआ फिर ये। तो विकल्प आपके दूसरा सही रहेगा। आर्मी अल्फा परीक्षण जो है ये शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है, द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक है। सिरिल बट है, क्रो एंड क्रो है, शोनेल है या स्टोन्स है। तो एक पुस्तक का नाम पूछा गया है, साइकोलॉजी की पुस्तक है द बैकवर्ड चाइल्ड। द बैकवर्ड चाइल्ड का मतलब पिछड़े बच्चों से लिया जाता है साथियों। ठीक है, तो ये पिछड़े बच्चों से संबंधित ये जो पुस्तक है द बैकवर्ड चाइल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सिरिल बर्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। विकल्प नंबर 1 आपके छठे प्रश्न का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। साथियों प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी विधि का संबंध घड़े में समुद्र भरने से लिया जाता है? परायण विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो जिस विधि का संबंध घड़े में समुद्र भरना इससे लिया जाता है, उस विधि का चयन आपको प्रश्न संख्या 7 में करना है। अभी हमने साइकोलॉजी प्लस टीचिंग मेथड के नए नए प्रश्नों की ये सीरीज चालू कर रखी है। जल्द ही अन्य विषयों की जो टेस्ट सीरीज है वो भी चालू की जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। 7वां प्रश्न है, इसका आंसर देख लेते हैं। घड़े में समुद्र भरने से संबंधित जो विधि है उस विधि का नाम क्या है? सूत्र विधि। मतलब इसमें कम चीजों में ही ज्यादा ज्ञान दिया जा सकता है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 का। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से हुई, स्पेनिश भाषा से हुई, अंग्रेजी भाषा से हुई या फ्रेंच भाषा से? तो ये चीजें मैंने आपको पहले बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखी थी। फ्रेंच, अंग्रेजी या स्पेनिश भाषा से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि लैटिन भाषा के 2 शब्द कौन कौन से? एक तो आपके आता है साइकी, एक आपके आता है लोगस। साइकी प्लस लोगस से साइकोलॉजी शब्द बनाए, और ये शब्द किस भाषा के? लैटिन भाषा के। विकल्प नंबर 1 आपके 8वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा दृश्य श्रव्य साधन है? दूरदर्शन, भाषा यंत्र, श्यामपट्ट और ये सभी। तो भाई दृश्य श्रव्य साधन का मतलब आप सभी समझते हो, जिसमें हमें दिखाई भी देता है और जिसमें दिखाई देने के साथ साथ हमें सुनाई भी देता है। तो साथियों श्यामपट्ट में सिर्फ दिखाई देता है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर आपका आंसर कौन से विकल्प में दिया हुआ है? दूरदर्शन। दूरदर्शन जो है साथियों ये बिल्कुल दृश्य श्रव्य साधन है। इसमें हम देख और सुन दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत कथन आपको लगता है समायोजन के बारे में वो 10वें प्रश्न में देखना है। अब विकल्प पहला क्या है कि यह संतुलन प्रदान करता है, समस्या का समाधान करता है। दूसरा विकल्प निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तीसरा विकल्प और समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है। तो बिल्कुल अगर हम बात करें जो कथन गलत है वो तीसरे विकल्प में दे रखा है, क्योंकि ये कह रहा है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये तो गलत है, क्योंकि समायोजन तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है साथियों। तीसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न का आंसर है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा जो विकल्प है ये समायोजन के बारे में सही कथन है। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। 11वें प्रश्न को, भाषा शिक्षण का संबंध जन्मजात प्रवृत्ति होती है, इसका संबंध किस सिद्धांत से है? अभ्यास के सिद्धांत से, रुचि के सिद्धांत से, स्वाभाविकता के सिद्धांत से या प्रवृत्ति के सिद्धांत से?
तो प्रश्न को समझना साथियों, और समझ करके प्रश्न का सही उत्तर का जो है उसका चयन करना है आपको। देखो, भाषा शिक्षण का संबंध किससे? जन्मजात प्रवृत्ति से, मतलब जन्म से ही ये चीजें उसको उसके साथ आती है भाषा को सीखने की। तो ये जो है ये रुचि या अभ्यास के कारण नहीं हो रही है, बल्कि ये स्वाभाविकता के कारण हो रही है। तो फिर ये सिद्धांत किसके अंतर्गत आएगा? स्वाभाविकता के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तीसरा विकल्प आपके 11वें प्रश्न का आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट 12वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? तो 12वां प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, व्यक्तित्व मापन के लिए समाज मिति, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, समझ नहीं समाज मिति का नाम पूछा गया है। समाज मिति विधि जो है इसका विकास किसने किया? मोरेनो ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने या गाल्टन ने? साथियों, व्यक्तित्व मापन की एक विधि है जिसका नाम क्या है? समाज मिति विधि। और ये जो समाज मिति विधि है इसका विकास किसके द्वारा किया गया? जेकब एल मोरेनो। पूरा नाम क्या है इनका? जेकब एल मोरेनो। बिल्कुल आपके पहला विकल्प जो है प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न में पूछ रहे हैं आपसे, यदि एक शिक्षक शिक्षण के प्रति निष्ठावान नहीं है, वह स्वयं को कक्षा शिक्षण से दूर रखता है, उक्त शिक्षक में अभाव है। किस चीज का अभाव है? नैतिक मूल्यों का अभाव है, शिक्षण अभियोग्यता का अभाव है, कार्य करने की क्षमता का अभाव है या व्यावसायिक नैतिकता का अभाव है। तो भाई देखो, नौकरी लग चुका है या फिर नौकरी नहीं लग चुका है तो प्राइवेट में वो पढ़ा रहा है, आप कैसे भी मान सकते हो, शिक्षक है लेकिन वो, किंतु शिक्षण के प्रति वो निष्ठावान नहीं है, स्वयं को कक्षा शिक्षण से वो दूर रखना चाहता है साथियों। तो उसमें नैतिक मूल्यों का, शिक्षण अभियोग्यता, कार्य करने की क्षमता या व्यावसायिक नैतिकता, दिए गए विकल्पों में से अगर हम सही विकल्प का चुनाव करें तो चौथा विकल्प आपका आंसर होगा, व्यावसायिक नैतिकता का अभाव है। क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं एक जो शिक्षक है उसकी आजीविका का साधन क्या है? भाई शिक्षण कार्य करेगा, पढ़ा रहा है, वो नौकरी कर रहा है, तभी उसकी आजीविका चल रही है, किंतु वो सिर्फ आजीविका के लिए कर रहा है काम, उनको पढ़ाने से ज़्यादा मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक नैतिकता का उसमें अभाव है साथियों, न कि नैतिक मूल्यों का। विकल्प नंबर 4 आपके सही है, क्योंकि उसमें क्षमता तो हो सकती है, अभियोग्यता भी हो सकती है, लेकिन व्यावसायिक नैतिकता उसमें नहीं है। फोर्थ विकल्प ही आपका आंसर रहेगा 13वें में। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, बालकों की बुद्धि मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया? हॉवर्ड गार्डनर ने, लुइस थ्रस्टर ने, अल्फ्रेड बिने ने या चार्ल्स स्पीयरमैन ने? तो मित्रों, बुद्धि मापन का पहला परीक्षण पूछा गया है, सीधी सी बात यह है। और बुद्धि मापन का जो पहला परीक्षण है, एक तत्व का सिद्धांत ये दिया था अल्फ्रेड बिने के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा, जिसको एक सत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरा विकल्प आपके 14वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न पूछ रहा है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य कहाँ उत्पन्न किए जा सकते हैं? विकल्पों को देखिएगा, प्रार्थना सभा में सद्विचारों का वर्णन करके, कक्षा में नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर, पाठ्यक्रम के साथ सहगामी क्रिया करवाकर या महापुरुषों के चरित्रों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करके। तो ये जो प्रश्न है ये अभी जो रीट मेंस का जो एग्जाम हुआ था, रीट मेंस का साथियों, लेवल 2 में संस्कृत का जो पेपर था, ठीक है, संस्कृत लेवल 2 के पेपर में शिक्षण विधियों के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड ने इस प्रश्न को डिलीट किया था साथियों, मतलब इसका सटीक उत्तर उन्होंने नहीं रखा था। क्योंकि हम नैतिक मूल्य कहाँ उत्पन्न कर सकते हैं? सद्विचारों का वर्णन करेंगे प्रार्थना सभा में, वहाँ भी हो सकते हैं। पाठ्यक्रम के साथ सहगामी क्रिया करवाकर अगर नैतिक मूल्यों से संबंधित क्रिया करवाएंगे, वहाँ भी हो सकता है। व्याख्यान देने पर भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही सही, बिल्कुल भाई ये नेगेटिव तो है नहीं। और महापुरुष जो हैं इनके चरित्रों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करके यहाँ से भी कर सकते, तो इस वजह से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, हेंज दुविधा निम्न में से किससे संबंधित है? फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से,
चोम्स्की के भाषिक विकास सिद्धांत से या वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत से। तो हेंज दुविधा के बारे में पूछा गया है। हेंज दुविधा का संबंध जो है यहाँ पर भाई एक स्टोरी आती है, हेंज नाम का एक जो लड़का है साथियों, उसको मतलब दवाइयों के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। तो पहले तो वो बिल्कुल नैतिक व्यक्ति था, लेकिन फिर वो दवाइयों को चुराने की सोचता है दुकान पे से। तो ये चीज जो है ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, बालकों की अभिव्यक्ति विकास की कौन सी विधि नहीं है? मतलब बालकों में आपको अभिव्यक्ति का विकास करना है, इसके लिए जो विधि नहीं है, कथा कथन विधि, भाषण विधि, कक्षा नायक विधि या वाद विवाद विधि। तो भाई ऐसा है, अभिव्यक्ति का विकास आपको करना है तो भाषण अभिव्यक्त कर रहा है, कथा कथन में भी अभिव्यक्त कर रहा है अपने विचारों को, वाद विवाद में भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। मतलब उक्त तीनों ही विधियां अभिव्यक्ति विकास की विधियों में आती है। लेकिन जो कक्षा नायक विधि है इससे अभिव्यक्ति, उसके जो विचार है उनको अभिव्यक्ति उनको सभी बच्चों को कहाँ मिल रही है उसमें। इस वजह से तीसरा विकल्प आपके 17वें प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। मजबूत गठीला शरीर किसके अंतर्गत आता है? पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक और डाइप्लास्टिक। तो भाई देखो, ये जो प्रश्न है मनोविज्ञान का, ये आपके व्यक्तित्व से संबंधित है। जो व्यक्तित्व के प्रकार है, पिकनिक है, एस्थेटिक है, एथलेटिक है, डाइप्लास्टिक है, ये तो प्रकार है और इनकी विशेषता भी बताई जाती है। तो जहां पर ये विशेषता बताई जाए कि भाई मजबूत शरीर हो, गठीला शरीर हो, इस प्रकार से चीजें किसके अंतर्गत रखी जाती है, कौन से व्यक्तित्व में रखी जाती है साथियों? एथलेटिक के अंतर्गत ये रखी जाती है। तो तीसरा जो विकल्प है एथलेटिक, ये जो गुण है ये एथलेटिक व्यक्तित्व से संबंधित है। इस वजह से तीसरा विकल्प 18वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 20 में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। तो चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है, इनमें से ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण पर विशेष बल देने वाली विधि कौन सी है? स्वाध्याय विधि, किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि या डाल्टन विधि। देखो, ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण पर जो विशेष बल देती है उस विधि का नाम अगर हम देखें तो इनमें से मोंटेसरी विधि की जनक जो मोंटेसरी ने जो मोंटेसरी जो है जिन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया है साथियों, बिल्कुल इस विधि में ही ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखा इसमें जाता है। तीसरा विकल्प 19वें प्रश्न का आंसर है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। एनईपी 2020 में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में शिक्षा दिए जाने पर बल दिया गया है? संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, मातृभाषा में और विदेशी भाषा में। तो अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि हिंदी इसका आंसर होगा तो गलत है। क्यों? क्योंकि जो एनईपी 2020 है ये प्राथमिक स्तर पर जिस भाषा में शिक्षा दिए जाने पर बल देती है वो कौन सी है? मातृभाषा। और जरूरी नहीं कि सभी की मातृभाषा हिंदी हो, चेंज भी तो होती है साथियों। इस वजह से तीसरा विकल्प जो है मातृभाषा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आज का ये टेस्ट कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करते रहिए और अपनी तैयारी रोजाना कम से कम यूं मानिए 1-2 घंटे अभी से आप चालू कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।